नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक श्री मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद ईएसएन चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, थोड़े लंबे समय के बाद आज फिर लौटा हूं। जैसा कि अभी यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए प्रोटेस्ट चलता रहा, थोड़ा बिजी रहे उसके माध्यम से, और इंडियन ज्योग्राफी आपको फिनिश करा के और आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करें और फिर चर्चा करते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, डिफरेंस इन संविधान और राज्य व्यवस्था, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो संविधान और राज्य व्यवस्था उन सभी मित्रों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी बड़े बुजुर्गों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्टूडेंट के लिए। जैसे स्टूडेंट हम पढ़ते हैं पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एक साधारण व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग, कोई भी कहने का मतलब भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है और जानने का अधिकार भी है। हम सभी को एक जनरली नॉलेज होना भी चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंस, संविधान और राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंस एक वनडे एग्जाम से लेकर यूपी पीसीएस, आरओआरओ या कहें तो यूपीएससी तक है। जैसे कि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, जहां तक कि इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो या कोई पुलिस लेखपाल का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम बिना पॉलिटी, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है। यहां से क्वेश्चन अधिक आता है। अब बात करें तो वनडे एग्जाम में एक फैक्ट या वन लाइनियर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीसीएस, आरओआरओ, यूपीएससी में कथन कारण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम इस क्लास में आपको जिस तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाया, उसी तरीके से यह भी पॉलिटी आज स्टार्ट हो रही है और आज इसमें भूमिका अदा करूंगा। जैसे कि संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में धीरे धीरे हर क्लास आपको कंप्लीट होते जाएगी, पॉलिटी एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास की महत्वता ये रहेगी कि किसी भी वनडे एग्जाम को लेकर किसी भी आप 60-70% तक प्री मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब प्री में 101% आने वाला है, हम कोशिश करेंगे कि मेंस को भी हम छुएं। तो जैसे कि आपका पीसीएस का एग्जाम आने वाला है या आरओआरओ का एग्जाम आने वाला है, आप 30 से 40 मिनट इस क्लास को देते रहिए, यहां से मेंस लिखने की भी आपको सहायता मिलेगी। वनडे एग्जाम में काफी हद तक इसमें मदद मिलेगी। कहने का मतलब 100% कोशिश करेंगे। एक साधारण व्यक्ति के लिए पॉलिटी जानना जरूरी है, वो भी इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ सके और जान सके, क्योंकि संविधान में हमारे काफी अधिकार दिए हैं, हमारे चाल चलन व्यवहार भी सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें जानने का अधिकार है और हमें जानना भी चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते। तो जैसे कि हम मानते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान क्या है, तो देखिए संविधान की सबसे पहले बात करते हैं, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो संविधान में हमारे जैसे भारत में विविधताओं में, कहते हैं ना, विविधताओं में एकता है। भारत विविधताओं का देश है। यहां पर पक्षियों का भी अधिकार है, मानवों का भी अधिकार है, एनिमल्स का भी अधिकार है। और अगर मानवों में कहें तो प्रत्येक कई मतलब मानव जो है या मानव योनि वो कई जातियों में विभाजित है। कई जनरल, जैसे जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी या एससी, एसटी, लेकिन मतलब सबका अधिकार है। तो इन सबको एक संकलित करने के लिए ही हमें संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान एक ऐसी एक किताब है जिसमें हमारी नियम, कानून, परंपराओं द्वारा जैसे किसी देश को जैसे चलाते हैं, जैसे किसी परिवार को चलाते हैं, मान के चलिए पहले परिवार को, तो परिवार को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कानून की आवश्यकता होती है, एक नियम की आवश्यकता होती है, एक परंपरा की आवश्यकता होती है। मानिए हमारा परिवार एक छोटा होता है, 10, 20, 25, 30 लोग होते हैं परिवार में, वैसे 5 ही लोग हैं, 5, 10, 15, 20। तो जैसे कि परिवार को चलाने के लिए बड़े बुजुर्ग एक कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि इस तरीके से हमारा परिवार चले। तो वहां पर लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कम एक लोग होते हैं, एक फैमिली होती है, हम अपने चला ले जाते हैं। लेकिन एक देश को चलाने के लिए
हमें बहुत ज्यादा नियम लिखे हो, मतलब जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा नियमों को क्या करते हैं हम, फिर एक किताब में ही हम संकलित करते हैं और इस किताब का हम नाम देते हैं संविधान, क्योंकि वो है एक सभा द्वारा एक नियमों का गठन किया गया है, काफी नियमों का गठन किया गया है। अब बात आती है संविधान दो प्रकार के होते हैं, आप समझते जाइए सुनते जाइए। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। देखिए लिखित संविधान, अलिखित संविधान। यहां पर समझने वाली चीज ये है कि ये लिखित संविधान है, ये अलिखित संविधान है। देखिए परंपराओं का देश है, जैसे हमारा इंडिया का हम कहते हैं एक लिखित संविधान है, ग्रेट ब्रिटेन का हम बता देते हैं कि अलिखित संविधान है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। देखो जिस संविधान में परंपराओं की अधिकता हो, वह अलिखित संविधान उसे हम कहते हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है लिखित है, लेकिन उसमें परंपराओं की अधिकता है, हम उसे अलिखित संविधान कहते हैं। यहां पर परंपराएं भी हैं, नियम भी हैं, कानून भी हैं। जो नियम हमारी संसद द्वारा बनाए गए हैं, जो संविधान सभा द्वारा नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो उनकी अधिकता है, तो हम यहाँ लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, भारत का लिखित संविधान और ग्रेट ब्रिटेन का अलिखित संविधान। बस लिखा ये भी गया है, लिखा ये भी गया है। यहाँ पर नियम कानूनों की अधिकता है, यहाँ पर परंपराओं की अधिकता है। हमारे भारत में भी परंपराओं के आधार पर कई जगह पर कानून चलता है। हम एक एक पॉइंट आपको आते आते वीडियो में, आते आते क्लासों में, आते आते चैप्टरों में हम डिस्कस करते जाएंगे। मित्रों इसमें सिर्फ मैं डिस्कस करने के मुद्दा है कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, हम संविधान और राज्य व्यवस्था को संकलन करके किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं संविधान। हेडिंग क्या डालते हैं? संविधान। आप आराम से हमारे साथ देखते जाइए, सुनते जाइए, और यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कोई और सुझाव हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अन्यथा हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहेगी। देखते हैं, देखो संविधान क्या है? तो नियम, कानून और परंपराओं। का संकलन ही संविधान कहलाता है। किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकता है। लिखिए संविधान कहलाता है, संकलन ही संविधान, जो एक देश पर शासन करने का नियम या शासन करने की कानून हमें बताता है। जो एक देश पर शासन करने के लिए विधित या बनाया जाता है। बनाया जाता है, क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, नियम, कानून और परंपराओं का संकलन ही संविधान, जो एक देश पर शासन करने के लिए बनाया जाता है, संविधान कहलाता है। मानिए कोई देश है, उस पर शासन किस तरीके से करें, क्या क्या नियम हो, क्या क्या कानून हो, हम एक पुस्तक में
उन सभी नियमों का संकलन किया है, उसी के अनुसार सभी के अधिकार, सभी की चीजें हमने संकलित करके और एक संविधान का निर्माण किया। संविधान, संविधान, संविधान का मतलब ये है संविधान, सबके लिए समान कानून, सबके लिए संरक्षण, हर तरीके की उसमें पॉलिसी नियत की गई है, हम संविधान कहलाते हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब ये संविधान आ गया आपको संविधान, अब आता राज्य व्यवस्था क्या है, तो आप राज्य व्यवस्था को भी समझिए एक लाइन में। राज्य व्यवस्था कहें तो पॉलिटी, नियम, कानून और परंपराओं का संकलन ही संविधान कहते हैं, जो एक देश पर शासन करने के लिए हमें उत्सुक बनाता है। राज्य व्यवस्था क्या है, यहां से हमें संक्षिप्त ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। राज्य व्यवस्था, राजा की व्यवस्था, या कहें तो राज्य की व्यवस्था। देखो पॉलिटी में क्या है, राज्य मतलब देश, प्रांत होता है एक स्टेट, ठीक है, राज्य मतलब देश, तो राजा की व्यवस्था या राज्य व्यवस्था, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल है, नियम है, लेकिन उन नियमों को लागू करने के लिए ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो लिखिए आप क्या लिख सकते हैं, संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। लिखते हैं संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही या व्यवस्था को ही, लाने की प्रक्रिया को ही या व्यवस्था को ही, प्रक्रिया को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझ में आया होगा। संविधान में सारे नियम कानून वर्णित किए गए हैं, लिखे गए हैं, वह हम संविधान है। राज्य व्यवस्था व्यवहार में लाने की प्रक्रिया या व्यवस्था को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 लेते हैं। आर्टिकल 17 में क्या दिया है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। ये क्या है, अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये क्या है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित है आर्टिकल 17, क्योंकि सारे जो आर्टिकल, सारे अनुच्छेद हैं वो संविधान में वर्णित हैं, संविधान में लिखे गए हैं। तो है क्या ये, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। लेकिन एक लाइन क्या लिखी गई है, उस लाइन में यह लिखा गया है कि विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। क्या लिखा गया है, विधि के अनुसार, यहां लिखेंगे हम विधि के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। जब हमारा संविधान बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी दे दिया, अस्पृश्यता दे दिया, और उसमें लिख दिया विधि के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। सन 1955 में एक अधिनियम पारित हुआ, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कैसे, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जब बात आई विधि क्या है, क्वेश्चन उठता है कि विधि क्या है, किस विधि के द्वारा, क्या था, किस विधि के द्वारा, अस्पृश्यता क्या है, क्या है अस्पृश्यता,
अब क्या है दंड। दंड क्या हो सकता है भाई, इसमें कोई यह निश्चित नहीं किया गया था कि मरण फांसी दी जाएगी, 10 साल की सजा दी जाएगी, 1 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा, या विधि क्या होगी, अस्पृश्यता क्या होगा, यह कुछ भी वर्णित नहीं था। सिर्फ हमारे संविधान में आर्टिकल में इतना बताया गया था कि आर्टिकल 17 विधि के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। यह सब नहीं बताया गया था किस विधि के अनुसार है, अस्पृश्यता क्या है और दंडनीय या दंड क्या होगा। यह अस्पृश्यता संरक्षण अधिनियम, जो कि बाद में नागरिक संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया 1976 में, यह अस्पृश्यता संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया। यह किसने पारित किया, तो संसद ने। यही है राज व्यवस्था। समझ में आया, यही है राज व्यवस्था। तो यहां संसद लिख लेंगे, संसद बताएगी और संसद ने बताया कि विधि क्या है, कि अस्पृश्यता क्या है और इसके लिए क्या दंड होना चाहिए, यह हमारी संसद ने बताया। यह है राज व्यवस्था, यह था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों को हम इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अभी और आगे बताने वाले क्या है। आप यहां तक समझे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है, दोनों को हम मर्ज करके और पढ़ेंगे। यही पढ़ाई का मकसद भी होता है। और पढ़ने के बाद अगर किसी दूसरे को समझा नहीं पाया तो वही पढ़ाई हम नहीं मानते। हम भी तो पढ़ के ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, हम भी एक दिन पढ़ी, आज भी पढ़ते हैं, काफी बुक्स वगैरह देखते हैं, तब आती है आपके सामने, आप देखते रहिए। बात आ गई कि विधि के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, यहां तक आप बात आई। अब व्यवहार में लाना, राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट इसे रफ करते हैं। आप इसका ले सकते हैं क्या स्क्रीनशॉट भी, और लिखते चलें साथ साथ मेरे, रफ करके फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मेरा एक मोटिवेट मतलब हम होते रहें आपसे। यही एक टीचर के लिए, एक अपने भाई के लिए ऊर्जा है। और हम एक टीचर क्या आपके भाई हैं, चाहे छोटा मानिए बड़ा मानिए, बस अच्छे से सीख चलिए। आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सभी मित्रों का काफी धन्यवाद। देखते हैं व्यवहार में लाना राज व्यवस्था। ठीक है, क्या हमने बताया था, व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना राज व्यवस्था कहते हैं हम। ठीक है, यही तो बोला था। संविधान को अगर हम व्यवहार में लाते हैं, अब अगर हम व्यवहारिक चीजों में अपनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं, व्यवहार में लाना। लेकिन हम व्यवहार में भाई लाएंगे कैसे, क्या माध्यम होगा हमारा व्यवहार में लाने के, तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, हम संसद के द्वारा व्यवहार में लाया सकते हैं, संसद के द्वारा व्यवहार में ला सकते हैं। संसद के द्वारा व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, कोई भी अधिनियम पारित करके, अधिनियम पारित कर, कानून बनाकर, भाई संसद यही तो करती है, कानून बनाती है, अधिनियम पारित करती है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक और है, वो क्या है, न्यायालय। न्यायालय, इसके द्वारा भी हम व्यवहार में लाते हैं। तो कैसे लाते हैं, निर्णय। न्यायालय क्या करता है, निर्णय करता है। देखिए, क्या इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया गया था, नहीं दिया गया। न्यायालय ने बताया कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, इंटरनेट पाना हमारा मौलिक अधिकार है। तो यहां लिख सकते हैं हम, इंटरनेट हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेट हर व्यक्ति के लिए एक मौलिक
अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता भी हमें उसी ने बताई। तो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। जीवन जीने का अधिकार, व्यक्ति कब सो रहा है, क्या कर रहा है, ये सब डॉट 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 यहाँ पे, कब सो रहा है, कितने टाइम सो रहा है, कब क्या कर रहा है, ये हमारा सब अधिकार है। अब आ गया ये समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर देख रहे हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, उसमें हम आपको ये बता रहे हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो यहाँ पर क्या व्यवहार में लाने के लिए राज्य व्यवस्था जो होती है, जैसे संविधान क्या है, संविधान को हम व्यवहार में कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब पूरा देखिए मेरे साथ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यह तो एक भूमिका है मित्रों, पॉलिटी को व्यवहार में समझने के लिए, बातों बातों में समझने के लिए हमारे साथ लगातार देखते रहिए पॉलिटी को। जिस तरीके से हमने इंडियन जियोग्राफी व्यवहारिक पढ़ाई है, बाय मैप पढ़ाई, इसी तरीके से पॉलिटी आपकी जबान और उंगलियों पर होगी। रटी रटाई न पढ़ाते हैं और ना सुनना चाहते किसी के मुंह से हम भी। तो आप देखते रहिए, ये रटने वाला नहीं है, ये हमारी खुद का सिस्टम है, काफी टाइम से पढ़ा है, तो वो हम बता रहे हैं आपको, मतलब साझा कर रहे हैं आपसे अपनी बातचीत। तो यह संसद, न्यायालय और गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? गैर संवैधानिक संस्थाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले प्लीज। संवैधानिक संस्थाएं, अब गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, क्या इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो संस्थाएं, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इसे रफ करने के बाद। गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो आप देख सकते हैं। आइए फिर हम नोट करते हैं, रफ करके नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप देखते रहिए, एक एक क्लास में आपके सभी जवाबों का आंसर मिलता जाएगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है ना, देखते रहिए मेरे प्यारे मित्रों। और मेरी एक बात सुनिए, क्लास को बीच में थोड़ा क्षमा चाहूंगा डिस्टर्ब करने के लिए। ज्योग्राफी इंडियन बाय मैप इसी चैनल पर एग्जाम विद ईएसएम पर कंप्लीट कराया गया है। विश्व का भूगोल जो अभी एग्जाम पीसीएस का आ रहा है 22 दिसंबर को, इसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में काफी अच्छा आप लोगों का प्यार भी मिलता है। आप सभी मित्र देखिए, विश्व का भूगोल हमने उसमें कराया है, जो कि 4000 से भी ज्यादा लोगों ने उसे लाइक किया है, 4000 से ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है। आप सभी लोगों का ऐसे ही प्यार, उससे क्या है, महेश बर्णवाल सर की बुक्स जो है, उसका ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारी सीरीज हम कराएंगे 22 दिसंबर तक कंप्लीट। आप कुछ ज्यादा ना पढ़िए 22 दिसंबर के लिए, सिर्फ महेश सर की किताब को मेरी माध्यम से बार बार रिवीजन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे वनडे के लिए, मतलब पीसीएस के लिए। ठीक है, अन्यथा ये तो चल ही रहा है, लेकिन इस क्लास, ये लंबी क्लास में चलने वाली हैं, और जो क्विक सीरीज के टाइप पे महेश बड़वाल सर को फॉलो करिए प्लीज, उसे देखिए। हमने अभी तक महेश बड़वाल सर की किताब से ज्योग्राफी वर्ल्ड की और इन्वायरमेंट, 2 सब्जेक्ट या 2 टॉपिक कराए हुए हैं। ठीक है, आइए, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, यहां पे लिखिए हेडिंग, संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। लिखिए, संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। तो यहां पे ये रफ करके आप ये लिख सकते हैं, यहां पर डालिए संस्थाएं।
और यहां पे लिखिए संवैधानिक, यहां पे लिखिए असंवैधानिक, और यहां पे लिखिए गैर संवैधानिक। ये आपकी तीन संस्थाएं हैं, एक संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। अब बात आती है संवैधानिक क्या होती है। तो जो संविधान में वर्णित हो, सीधी सी बात है, जो संविधान में वर्णित हो, सॉरी, जो संविधान में वर्णित हो, जैसे कैग 148, भारत का महानियंत्रक है ना, कैग, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और क्या है 280 में क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 280 में क्या, वित्त आयोग, और जीएसटी परिषद, ये क्या है 279A आर्टिकल। ये आप इस तरीके की, कहने का यही नहीं, इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं वो क्या है, संविधान में वर्णित हैं। किसी भी आर्टिकल के तहत जो भी संस्थाएं, जैसे आपका निर्वाचन आयोग है, जैसा आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित आयोग है, कोई भी इस तरीके की संस्थाएं जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से वर्णित हैं, अनुच्छेद के द्वारा लिखी गई हैं, वो हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। समझ में आया होगा। एक्सवाइजेड कोई भी संस्थाएं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं संवैधानिक कहते हैं। अब असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं? असंवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन जो संविधान के अनुरूप भी नहीं चलती हैं, जो संविधान के अनुरूप भी नहीं चलती हैं, जो संस्थाएं, लिखिए यहां पर, जो संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं। देखिए बात ये आती है कि हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो क्लियर है, संवैधानिक मतलब जो भी संविधान में वर्णित हैं, जैसे किसी भी आर्टिकल, कैग है 148, वित्त आयोग है 280 आर्टिकल में, जीएसटी 279A में वर्णित किया गया है। इसी तरीके से निर्वाचन आयोग 324 में है। इसी तरीके से तुम्हारा अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या मानवाधिकार से बाद में से संबंधित जो भी, कहने का मतलब इसमें वर्णित है, वो संवैधानिक है। असंवैधानिक जो है, जो संस्थाएं संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन करती हैं, जैसे नक्सलवादी संस्था या संगठन भी कह सकते हैं इसे हम, जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो, या लिख सकते हैं आतंकवादी संगठन, जैसे ISI, आतंकवादी संगठन जैसे ISI, उल्फा, इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं, कहने वाला जो भी संविधान का उल्लंघन करती हैं, हम उसे असंवैधानिक कहते हैं। देखिए फिर सुनिए, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो संविधान में वर्णित हैं। इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थाएं, कहने का मतलब संविधान में वर्णित भी नहीं करती हैं, संविधान के उल्लंघन नहीं भी करती हैं। गैर संविधान संस्थाएं ये संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं, तो हम यहां लिखेंगे संविधान के अनुरूप चलने वाली संस्थाएं।
संविधान के अनुरूप इनका वर्णन, सबसे पहले देखेंगे इनका वर्णन संविधान में नहीं है। इनका वर्णन संविधान में नहीं है, सीधी सी बात है। गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं संविधान के अनुरूप चलती हैं। सॉरी, अनुरूप कार्य करती हैं। ठीक है, इनका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं, संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। यहां भी लिख लेंगे, संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान में क्या है ना, इसका गठन कौन करता है, गठन कैसे होता है। भाई इसका गठन तो कोई एक आतंकवादी, कोई अराजक तत्व कोई गठन कर लेगा, कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी है, जो सामाजिक में असामाजिक है, जो अराजक तत्व है, वो इनका गठन कर लेगा। इनका गठन कैसे होगा, एक संवैधानिक तरीके से, एक संसद के द्वारा, एक संविधान में वर्णित है, तो इनका गठन इस तरीके से होगा। बात आती है कि गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, इनका गठन कैसे होता है। क्या सुने आप लोग, बात आती है गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका गठन कैसे होता है। यहाँ पे संवैधानिक लिखी है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो उनका गठन कैसे होता है, तो हम इस चीज को रफ करके और यहाँ पे इनके गठन की बात करते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर सुविधा हो सकती है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका गठन। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये मित्रों, बहुत अच्छे से देखते रहिए, एक एक चीज समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, थोड़ा मेरा भी मोटिवेट रहेगा। तो देखिए गठन कैसे होगा, तो यहां हेडिंग डालते गठन। किसका गठन, बात आती है गैर संवैधानिक संस्थाओं के गठन की बात आती है। इनका गठन दो तरीके से होता है, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कैसे होता है, एक राष्ट्रपति के द्वारा कैसे होता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इनका गठन करता है। तो लिखिए राष्ट्रपति मित्रों पॉलिटिक्स सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का मजा कुछ और होता है, जिससे हमें छोटी छोटी महत्वपूर्ण बारीकी चीजें पता रहें। इसे ही हम पढ़ाई और पढ़ना कहते हैं। एक एग्जाम निकालना और एक अच्छे से पढ़ना, उस चीज को व्यवहार में लागू करना, बहुत अंतर होता है। और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे, एक एग्जाम को भी क्लियर करते हैं और हमें जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक भारत के नागरिक भी है। यह क्लास हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति लिखते हैं मंत्रिमंडल की सलाह, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के द्वारा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल भी तो देंगे तभी तो प्रूफ होता है। नीति आयोग, नीति आयोग का ही पूर्व नाम योजना आयोग भी है ना। तो नीति आयोग 2015 में ये बनाया गया है। तो देखिए या क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह पर, मतलब लोकसभा या कहें पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री मंत्रियों की सलाह पर
राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है जो नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सहयोग के द्वारा यह बनाया गया है। दो तरीके की संस्थाएं होती हैं, एक तो होती है राष्ट्रपति के द्वारा जिसको हम नीति आयोग जैसे कहते हैं, सलाह से बनाता है। यह कार्यकारिणी संस्था है। क्या है? यह कार्यकारिणी संस्था है। यहां पे लिख लेंगे, यह कार्यकारिणी संस्था है। यह कार्यकारिणी, ठीक है। यह कैसी संस्था? कार्यकारिणी है। अब दूसरी कैसी है? एक तो राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है, मतलब एक संस्था का दो तरीके से गठन होता है ना, गैर संवैधानिक का, और दूसरी संसद अधिनियम पारित कर, संसद अधिनियम पारित कर, संसद अधिनियम पारित कर। देखिए बात ये है ना, ये क्यों आया? जब हमारा संविधान लिखा गया, जब हमारा संविधान में कानून पारित किए गए, तो संवैधानिक जो लोग थे उन्होंने ये चीज एक जानबूझकर यह सब नियम बनाए कि जिस तरीके से हमें समय समय पर जिन चीजों की जरूरत होगी हम उसके द्वारा नियम कानून बना सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं और नए नियम कानून बना सकते हैं। तो संसद अधिनियम पारित कर, जैसे हमें लगा कि मानव का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इन अधिकारों का संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है, तो भाई संसद ने पारित कर दिया उस चीज को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम संवैधानिक संस्था या सांविधिक संस्था। ये सांविधिक संस्था हो गई ना, तो लिखेंगे संवैधानिक संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसका नाम क्या देंगे हम? संविधिक संस्था। ये तो कार्यकारिणी संस्था हो गई, ये संविधिक संस्था है। कौन सी है? तो यहां लिख दें राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अब ये कब पारित किया गया? संरक्षण अधिनियम 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1992 में। बात आती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? तो 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो आप याद रखो 1993। ठीक है, हमने आपसे संस्थाओं के बारे में चर्चा किया। देखिए यहां आज आपको हमने एक पॉलिटी और राज्य व्यवस्था, कहने में राज्य व्यवस्था और संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में चर्चा किया, इनके बारे में बताया, दोनों को अलग अलग करके बताया, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लासेस में दोनों को मिक्स करके पढ़ते रहेंगे। क्या पढ़ते रहेंगे? दोनों को मिक्स करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है, मर्ज करके। और किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। आप सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक प्यार इस पर जताएंगे, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करेंगे और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। सभी मित्रों को धन्यवाद।